हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी लगभग कई दिनों से चल रही है। इसी बीच में 2 बार परीक्षा कैंसिल भी किया गया है और 67वीं बीपीएससी जो कैंसिल हुई उसकी तिथि घोषित कर दी गई है। 20-22 सितंबर को 2 चरणों में ली जाएगी। तो आइए नए सिलेबस के आधार पर आज देखते हैं डीएलएड प्रैक्टिस सेट के एमसीक्यू प्रश्न सेट का भाग 2। इसके अंतर्गत लगभग 35 से 40 क्वेश्चनों का प्रश्न सेट है। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि जब जब नई वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए चलते हैं प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है साथियों। प्रश्न संख्या पहला देखते हैं। प्रश्न संख्या 116, किंडर कल्चर की शुरुआत कब हुई। किंडर कल्चर की शुरुआत कब हुई। तो यह शुरुआत जो है साथियों आपको 20वीं सदी में हुई है। 116 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना था और लागू आपको 1 अप्रैल 2010 को हुआ था साथियों। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 6 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना केंद्र तथा राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। बी देखते हैं। हर एक आवासीय क्षेत्र में 1 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 5 तक का प्राथमिक विद्यालय होगा। हर एक आवासीय क्षेत्र के 3 किलोमीटर दायरे में मध्य विद्यालय होगा। तो ये आपका जो है आपका आंसर जो है ये बी सही है और सी भी सही है, लेकिन 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के नहीं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यह अनिवार्य शिक्षा लागू की गई थी शिक्षा कानून अधिकार में। और अभी नई शिक्षा नीति में 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए लागू की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 118 नंबर प्रश्न संख्या। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार कितने जनसंख्या वाले स्थान के लिए 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। तो कम से कम 300 जनसंख्या वाले स्थान पर। तो 118 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 119 देखते हैं साथियों। निजी विद्यालयों एवं केंद्र सरकार व उसके प्रतिष्ठानों द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें वंचित वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। तो शिक्षा कानून अधिकार 2009 में ये 25% के लिए आरक्षित की गई है। 25%। तो आपका आंसर सी हो जाएगा 119 का। 120 नंबर प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वर्ग 1 से 5 तक के कितने विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का प्रावधान है। तो 1 से 5 तक के लिए जो है वो 30 छात्रों पर एक शिक्षक का प्रावधान है और वहीं 6 to 8 के लिए जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 वर्गों के लिए। तो आपका 120 का आंसर जो है ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। विशेष शिक्षा में डीएड, बीएड, एमएड को मान्यता कौन देता है। विशेष शिक्षा उसको बोलते हैं जो दिव्यांग बच्चों से संबंधित शिक्षक बहाल होते हैं और वह भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा मान्यता मिलता है। आरसीआई के द्वारा कोर्स संचालित होता है और सामान्य डीएड बीएड जो है वो आपको एनसीटीई के द्वारा संचालित होता है। तो 121 का आंसर आपका बी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। यूजीसी एक स्वायत्त शासी संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई थी। तो यूजीसी की स्थापना जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो विश्वविद्यालय से संबंधित है, इसकी स्थापना जो है 1953 के अधिनियम के तहत हुई थी। आप देखेंगे कि यूजीसी एक्ट 1956 लिखा रहता है। तो आपको साथियों 122 का आंसर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना कब की गई। तो यह स्थापना जो है आपको 1 सितंबर 1961 को की गई। 1 सितंबर 1961 को जितने भी केंद्रीय संचालन से संबंधित पढ़ाई से संबंधित जितने रिसोर्सेज संसाधन की घोषणा वगैरह कार्यान्वयन किया जाता है वो सभी NCERT के तहत किया जाता है। और राज्य में आपको SCERT हो गया, आपको बिहार में SCERT हो गया। तो इसकी स्थापना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई साथियों SCERT की। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 124। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद
NCERT का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में अवस्थित है, दिल्ली में अवस्थित है। तो 124 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 125 देखते हैं, NCERT का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। उसके आगे देखते हैं अगला ऑप्शन उसका क्या है? देश में विद्यालय शिक्षा के सम्मुख आने वाली समस्याओं का समाधान करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ इसका ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं 126 नंबर प्रश्न क्या कहता है? NCERT के प्रमुख निकाय क्या है? NCERT के प्रमुख निकाय क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIA इसकी संस्थान है, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CSIA नई दिल्ली ये भी आपका है, सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय शिक्षण संस्थान NCERT के तहत जितने भी केंद्रीय शिक्षक संस्थान होंगे वो NCERT के तहत ही संचालित किए जाते हैं। चलते हैं 127 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना वर्ष 1972 से 73 में हुई, वर्ष 1972 से 73 में हुई है साथियों। 127 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। BSEB बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की स्थापना कब हुई? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। प्रश्न संख्या 128, फिट रहने के लिए योग के अलावा कितने समय तक शारीरिक व्यायाम करना चाहिए? तो कम से कम 20 से 30 मिनट, आप 40 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। तो 128 का आंसर आपका डी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 129, शारीरिक गतिविधियाँ के मुख्य रूप से हमें बचाती है। शारीरिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से हमें किस चीज़ से बचाती हैं? तो ये आपका हृदय रोग, मधुमेह, भूलने की बीमारी, तो ये सभी बीमारी है। लेकिन गठिया जो है आपको जैसे ज़्यादा देर बैठने से शारीरिक परेशानी होती है, चलने फिरने में दिक्कत होता है, दर्द होता है, नसें जाम हो जाती है। 129 का आंसर करेक्ट आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130 देखते हैं, किशोरों का आयु वर्ग है, किशोरों का आयु वर्ग है। किशोरों का आयु वर्ग जो है 10 से 18 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, 11 से 20 वर्ष, 11 से 21 वर्ष। तो मुख्य रूप से यहाँ आपका ऑप्शन के अनुसार 10 से 18 वर्ष होगा, लेकिन आप बाल अवस्था में पढ़ेंगे तो वो 12 से 18 वर्ष के मध्य होगा। किशोरों की अवस्था है 6 से 12 वर्ष जो होता है वो बाल्यावस्था के लिए होता है, 0 से 6 वर्ष वो आपको शैशवावस्था के लिए होता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ 130 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 131 देखते हैं साथियों, भोजन हमारे शरीर के उचित पोषण कार्य को कैसे सुनिश्चित करता है? तो पेशियों का निर्माण करके, शरीर की रक्षा करके, रोगों से लड़ने में मदद करके, ऊर्जा भंडारण करके, संतुलित आहार लेकर। तो ये सभी हो जाएगा आपका 131 के आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि पेशियों का निर्माण, शरीर की रक्षा, जब संतुलित और स्वच्छ भोजन करेंगे तो हमारा सारा चीज़ इसी से प्राप्ति होगा। 132 प्रश्न संख्या देखते हैं, पोक्सो अधिनियम का अर्थ क्या है? पोक्सो अधिनियम एक 2016 में पोक्सो अधिनियम बनाया गया था, जिसके अंतर्गत बाल अपराध, यौन शोषण जो संबंधित बाल के लिए, बच्चों के लिए जो गुड टच और बैड टच से संबंधित था कि किसी के द्वारा उनका शोषण किया जाता है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम है। इसके अंतर्गत त्वरित कार्रवाई होती है। पोक्सो अधिनियम के तहत हम लोग निष्ठा में भी इसको पढ़े थे, ये हम लोग के चैप्टर में भी था पोक्सो अधिनियम। तो जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम है उसको बचाया जाता है। प्रश्न संख्या 133 देखते हैं, शरीर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन काम करता है? शरीर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए तो मकरा आसन, अर्धभ्रासन, द्रासन, कशिश्चक्रासन, तो वृक्षासन है। वृक्षासन जैसे हम लोग ऐसे देखते हैं पेड़ पौधे ऊपर होते हैं, तो ये सीधी खड़ा में हो गई रेखा में। तो 133 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, वृक्षासन। प्रश्न संख्या 131 देखते हैं, HIV क्या है? HIV हम लोग जानते हैं कि ये विषाणु है, एड्स जैसे रोग से संबंधित है। और विश्व एड्स दिवस जो है वो आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ यह भी आप लोग याद रखेंगे। तो यह मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम वायरस है। HIV जो है
वायरस है और इसकी जांच जो है उसको जांच को एलिसा कहा जाता है। एलिसा, एड्स की जांच को एलिसा कहा जाता है। तो आपका आंसर आपका यहाँ जो है 134 का ए हो जाएगा, मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम वायरस। प्रश्न संख्या 135 देखते हैं। छात्र पढ़ रहे नहीं, छात्र पढ़ नहीं रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? मूल्यांकन विधि में परिवर्तन, सृजनात्मक शक्ति के अवसर। इसका अगला ऑप्शन देखते हैं। उनके साथ खेलना चाहिए, पढ़ाने के तरीके में। तो यह पढ़ाने के तरीके मतलब सृजनशीलता, उसको अवसर देना चाहिए जिससे उसको रुचि उसकी जगे और पढ़ने में वो मदद ले। प्रश्न संख्या 136 देखते हैं। शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य है। शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य क्या है? तो शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य छात्रों का मार्गदर्शन करना है, परिमार्जन करना है। मार्गदर्शन या परिमार्जन करना है जिससे उनको संतुष्टि मिले कि ये हम नहीं जान रहे थे, सर हमको बताए, उनके निर्देशन में हमको चलना है। 137 देखते हैं प्रश्न संख्या। शिक्षक का सार्थक एवं शिक्षण का सार्थक एवं प्राथमिक उद्देश्य है। तो सबसे छात्रों को ग्रेड देना, ये तो बात का है। छात्रों के लिए पाठ्य क्रियाओं का नियोजन, मूल्यांकन भी बात की। छात्रों के अनुभव को आधिकारिक संवर्धित करना। अगर बच्चे कुछ घर से सीख के आते हैं, कुछ मातृभाषा लेके आते हैं, तो उसका जो है हम लोग को भाषा सेतु के माध्यम से विद्यालय में उसके अनुभवों को मान्यता देना और वो जान रहे उसकी भाषा से, भाषा सेतु के माध्यम से मानक भाषा में उसको परिवर्तित करना ही तो उसके अधिकारी को अनुभवों को संवर्धित करना, बढ़ाना। 137 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, चूँकि यह देश प्रेम से उत्पन्न करती है, यह मानवता उत्पन्न करती है, व्यक्ति को उचित दिशा प्रदान, पाठ को समझने में सहयोग देती है। बच्चे तुरंत में नहीं सीखते हैं। बच्चे जिस तरह विद्यालय में आते हैं तो अपने साथ जो मातृभाषा लेके आते हैं और उसके उस भाषा में, जैसे उसने कोई वस्तु घर में देखी होगी कि बच्चों आपने गिलास देखा है, तो वो बताएगा हाँ देखा है, तो उसको वो वस्तु दिखाएंगे जो याद होगा, तो और वही उसका सीखने में मदद उसको मिलेगा। तो 138 का करेक्ट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। चलते हैं 139 नंबर प्रश्न संख्या देखते हैं। छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किया गया। तो खोज पद्धति जो है आपको ये प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर की प्रक्रिया हो जाती है, हाई स्कूल स्तर पर। 139 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140। आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य हो सकता है। तो शिक्षा का तो सर्वाधिक लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन ऑप्शन देखते हैं। जीवन यापन का प्रशिक्षण, उपाधियों का संकल्प, बालक में उत्तम आदतों का निर्माण। जैसे ही बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे तो उनकी आदतों में अच्छा निर्माण होगा, जिससे उनका समाज में भी चर्चा चलेगा। 140 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 141। यह स्वाभाविक है कि किसी अध्यापक को कुछ छात्र अच्छे लगेंगे, कुछ बुरे, अतएव यह भी उचित है कि वह अंक देते समय अपने प्रिय छात्रों को अच्छे अंक देंगे। ये तो नहीं होगा। मूल्यांकन निष्पक्ष करेंगे। जब भी कोई कार्य होगा तो कोई बच्चे ज़्यादा या कोई कम, लेकिन मूल्यांकन निष्पक्ष होना चाहिए जिससे उनको कमी और बेसी का एहसास होगा कि हमने कहाँ से क्या सीखा, नहीं सीखा, कहाँ चूक रह गई। 142 देखते हैं। उत्तम शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, नगर के बाहर, सुनसान जगह पर, प्राकृतिक वातावरण में। विद्यालय का वातावरण जो है उच्च शिक्षा संस्थानों का प्राकृतिक नेचुरल वातावरण होना चाहिए जिससे सीखने और समझने में सुविधा हो। 142 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 143। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा ऐसा कार्य है जो शिक्षकों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, जो सही नहीं माना जाता है? तो यहाँ आपका आंसर बी हो जाएगा। छात्रों के माता पिता के व्यवसाय संबंधी अनुचित लाभ प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 144 देखते हैं।
समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना के प्रति अध्यापक का नया दृष्टिकोण होना चाहिए। ऊंच नीच की व्याप्तता को दूर करने के लिए अध्यापक जैसे ही हैं तो आपको निष्पक्ष होना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। अध्यापक को जाति व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए, ये तो नहीं होगा। अध्यापक को इससे कोई मतलब रखना चाहिए, अभी नहीं होगा। ऊंच नीच की भावना को और भी सही है और गलत बढ़ावा हो जाएगा गलत चीज़ों को। यहाँ डी आंसर है, ऊंच नीच की भावना को दूर करने का अध्यापक को प्रयास करना चाहिए, ये सही ऑप्शन है। 144 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 145 देखते हैं। क्रोधी स्वभाव के बालक के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। क्रोधी स्वभाव के बालक के साथ आप कैसा क्रोध प्रदर्शन करने का तत्काल उसे दंड देंगे, नहीं। क्रोध को किसी वांछनीय दिशा में स्थानांतरित करने का प्रयास करेंगे, यह सही ऑप्शन है। 145 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 146, एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। तो शिक्षण प्रक्रिया अधिगम को रुचिकर बनाना। जैसे ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिकर होगी, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए उसके अनुकूल, बच्चों के अनुकूल, बाल केंद्रित के अनुकूल शिक्षा देनी चाहिए। गिजूभाई बदिका ने कहा था कि बच्चों को जिस तरह खेलने में ज़्यादा आनंद होता है तो पहले खेले, फिर पूरी तरह तैयार हो पढ़ने के लिए। तो 147 देखते हैं। एक सुअनुशासित कक्षा का लक्षण है। सुअनुशासित कक्षा अनुशासन से संबंधित है, तो उस कक्षा का लक्षण जो है क्या होना चाहिए। तो शिक्षक की उपस्थिति में शांत रहना, सभी जगह शांत रहना, चाहे व्यवहार का पर्यवेक्षण हो या न, ये सही ऑप्शन है। खेल के मैदान में शांत रखना, जब आप मुख्य दर्शक बने तो आपका कोई कार्य नहीं हो रहा, तो सभी जगह शांत रहना, लेकिन व्यवहार का परीक्षण होना चाहिए। 148 प्रश्न संख्या देखते हैं। एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो उसकी समस्या को पहचानने का प्रयास किया जाना चाहिए, उसकी परवाह को रोकनी चाहिए, ये नहीं होगा। उसको कठोर दंड, यह भी नहीं होगा। उसके अभिभावक शिकायत, यह भी नहीं होगा। उसकी समस्या को समझने का शिक्षकों को प्रयास करना चाहिए। 148 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 149 देखते हैं। ऐसा देखने में आता है कि बाल्यावस्था में लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक सरलता से अनुगमन करते हैं, तो प्रायः ऐसा देखा जाता है। तो सामाजिक नियमों का, सामाजिक व्यवहार से ही मनुष्य का पता चलता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत यदि, तो 149 का आंसर आपका करेक्ट सी हो जाएगा। चलते हैं आज के, तो आज का ये प्रश्न सेट जो है डीएलएड का आपका भाग 1 ख़त्म हो चुका है साथियों। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं, आज का वीडियो आपको पसंद लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं और तथा अपने साथियों के साथ शेयर भी कर देंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देंगे, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद साथियों।